बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका पार्ट 6 जो है हम करने जा रहे हैं। वर्कड एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट्स, ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। लेक्चर तो खैर नहीं है, ये वर्कड एग्जाम्पल्स हैं। अब वर्कड एग्जाम्पल्स का सुन के जो है ना, अभी थोड़े कुछ बच्चों को अभी घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। यार वर्कड एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को क्या करना है भाई? एग्जाम्पल छोड़ो यार, अब बस आखिर में न्यूमेरिकल्स करते हैं, मसला हल कर लेते हैं, बस क्या करना है अभी। एक वीडियो बनाई है मैंने, मैं इसीलिए कहता हूँ एवरेज माइंड स्टूडेंट ना, एक एवरेज माइंड स्टूडेंट जो है और एक डिटर्मिनिस्टिक स्टूडेंट जो है, उसमें फ़र्क क्या है। आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। और अपने आप को चेक करें कि आप एवरेज माइंड स्टूडेंट तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर आप एवरेज माइंड स्टूडेंट है ना, तो फिर आप ये बात का इत्मीनान रखें आप कि कोई मेरेकल हो गया, कोई मौजज़ा हो गया, तो आप अपना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे, ई कैट, MD कैट, या फिर आप अगर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे इंडिया से भी हैं ना, देखते हैं इंडिया से, जी मेंस, एडवांस, नीट, तो एवरेज माइंड स्टूडेंट जो है वो नहीं बढ़ सकते आगे भाई। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि हम एवरेज माइंड स्टूडेंट हैं या फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर हैं तो आप ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि वर्कड एग्जाम्पल क्यों करवाया जाए, क्या करना है ये एग्जाम्पल्स करके या सेल्फ असेसमेंट करके। छोड़ो यार, एक्सरसाइज करते हैं न्यूमेरिकल्स। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखते हैं कि नहीं यार छोड़ना नहीं है भाई, ये करवा रहे हैं तो सर कुछ तो है सर के दिमाग में जो ये करवा रहे हैं, कोई तो बात चल रही है ना दिमाग में, इसका कोई तो फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा है। और अभी मैं जब करवाना शुरू करूँगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा। आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है ना, आप नहीं कर सकते, नुकसान हो गया। दूसरी बात ये कि आपके एग्ज़ाम्स में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं, अब क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट से क्वेश्चन आते हैं, क्या करेंगे? आपके एंट्री टेस्ट के अंदर MCQs एग्जाम्पल से बन जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट से बन जाते हैं MCQs आपके एंट्री टेस्ट के अंदर। अब क्या करेंगे? एवरेज माइंड स्टूडेंट ना बने भाई, एवरेज माइंड स्टूडेंट ना बने, ठीक है। पार्ट 6 करते हैं और ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इसको देखें ज़रा। वर्कड एग्जाम्पल 17.1। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर MCQs, ERQs, CRQs और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहली वर्कड एग्जाम्पल जो है उसको समझ लीजिए, आपसे वो बोल क्या रहा है। पहली वर्कड एग्जाम्पल जो है 17.1 में, उसमें बोल रहा है कारनोट इंजन जो है वो 2 टेम्परेचर्स के दरमियान ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, कारनोट इंजन में जब हम हीट रिजर्वियर की बात करते हैं तो हमारे पास जो है एक कोल्ड रिजर्वियर होता है, एक हॉट रिजर्वियर होता है, ठीक है। तो 2 टेम्परेचर रिजर्वियर्स हैं, उनके दरमियान कारनोट इंजन जो है वो काम कर रहा है। एफिशिएंसी आपको कारनोट इंजन की बतानी है। देखिए, एक हमारे पास हॉट रिजर्वियर होता है, हॉट रिजर्वियर, एक हमारे पास होता है कोल्ड रिजर्वियर। किसका? हीट का। ये हॉट रिजर्वियर जो है हम इसको TH से रिप्रेजेंट करते हैं, TH हॉट रिजर्वियर। और कोल्ड रिजर्वियर जो है उसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अलग से कहीं लिख लें, क्योंकि सारा का सारा गेम इनके ऊपर है, सारा गेम इनके ऊपर, ठीक है। ये तो ये 2 टेम्परेचर, हम इसका डेटा देख लेते हैं। डेटा में आपसे क्या कह रहा है? तो पहला टेम्परेचर जो है आपसे ये बता रहा है, ये हमारे पास कौन सा है? टेम्परेचर लिखूंगा तो आपको कोल्ड और हॉट रिजर्वियर जो है ना, दोनों के टेम्परेचर का पता लग जाएगा। एक 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये क्योंकि आपसे वो पूछ क्या रहा है, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी कारनोट इंजन। अब यहाँ पर हम जो है वो किस में लेते हैं?
273 से इसको प्लस करेंगे, इसको भी 273 से प्लस करेंगे। केल्विन में चाहिए ना, सेंटीग्रेड में तो नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 273 डिग्री सेंटीग्रेड 300 से प्लस करेंगे तो ये 500 के केल्विन बन जाएगा। 500 केल्विन ये बन जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब हॉट रिजर्वियर कौन सा है, कोल्ड रिजर्वियर कौन सा है, ये देखें, ये हॉट रिजर्वियर हो गया आपका, ये कोल्ड रिजर्वियर हो गया। ठीक है, और एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, एफिशिएंसी हम ईटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एफिशिएंसी यार क्या है, इसको भी ज़रा समझाया है मैंने, लेकिन क्या है ये एफिशिएंसी? किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ तो सारा हीट का गेम है ना, तो आप कितनी हीट दे रहे हैं और उससे कितना काम आपको मिल रहा है, इसका कंपैरिजन एफिशिएंसी कहलाता है। आप कितनी हीट इंजन को दे रहे हैं और उसके बदले में इंजन आपको कितना काम करके दे रहा है, इसका कंपैरिजन क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। अब यहाँ देखिए, एफिशिएंसी यहाँ लिख देता हूँ, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाएगा। इसको COP कहा जाएगा जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, यहाँ पर इसको ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल बात यही है। ये बार बार आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में, वर्क एग्जाम्पल्स में, सेल्फ असेसमेंट में, इसलिए अभी समझने इसको कोई मुश्किल नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब है कि ये आउटपुट और ये है इनपुट, क्योंकि बात ही हीट की चल रही है, थर्मोडायनामिक्स का मामला चल रहा है। तो ये इनपुट क्या है, ये वो हीट है भाई जो आप दे रहे हैं। ये क्या है, ये वो हीट है जो कि आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 100 जूल्स, और आउटपुट क्या है, ये वर्क डन है आपका, ये क्या है, वर्क डन है। इंजन ने काम करके दिखाया, कितना करके दिखाया, मिसाल के तौर पर 30 जूल्स का। अब देखें, आपने हीट कितने दी है, 100 जूल्स, इंजन ने काम कितना करके दिखाया, आउटपुट कितना दिया आपको, 30 जूल। क्या आप ये नहीं जानना चाहते यार, हम इंजन को कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इंजन उसके बदले में हमें कितना वर्क डन करके दे रहा है? देखिए, सोचने की बात है ना, ये एफिशिएंसी कहलाती है। आप बोलेंगे यार कि मैं 100 जूल्स जो है वो इनपुट दे रहा हूँ और 30 जूल्स मुझे आउटपुट मिल रहा है, मैं 100 जूल्स जो है इंजन को हीट दे रहा हूँ और इंजन उसके बदले में कितना वर्क डन कर रहा है, 30 जूल्स का, तो आप बोलेंगे मज़ा नहीं आया यार, यहाँ पर मैं 100 जूल्स दे रहा हूँ और रिज़ल्ट मुझे 30 जूल्स का मिल रहा है, ये रिज़ल्ट है आउटपुट, वर्क डन। तो आप बोलेंगे मज़ा नहीं आया यार, इतना ये इंजन जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना अच्छा काम करने वाला नहीं है। एक दूसरा इंजन जो है वो आपको, आप 100 जूल्स जो है वो हीट देते हैं उसको, और वो आपको 70 जूल्स जो है वो वर्क डन करके देता है। तो आप क्या बोलेंगे, वाह भाई बेहतरीन, ज़बरदस्त यार, क्योंकि हीट लॉस तो होगा, नुकसान तो हीट का होगा, लेकिन देखें फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पर कि 100 जूल्स आप इनपुट दे रहे हैं हीट का इंजन को, इंजन कितना काम करके दे रहा है, अब 70 जूल्स का काम करके दे रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है इसको एफिशिएंसी कहते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आप कितना काम इंजन पे कर रहे हैं, कितना ख़र्चा आप इंजन पे कर रहे हैं, कितनी हीट आप इंजन को जो है वो दे रहे हैं, उसके नतीजे में इंजन जो है वो कितना काम आपको करके दे रहा है, इसका मवाजना, इसका कंपैरिजन, ये एफिशिएंसी कहलाता है। अब ये दो केस आपके सामने रखे हैं, आप बताएं कौन सा इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये पहले वाला जिसमें आप 100 जूल्स हीट दे रहे हैं तो वो 30 जूल्स का वर्क डन कर रहा है, या ये दूसरा वाला जिसमें आप 100 जूल्स जो है वो हीट दे रहे हैं और वो आपको इंजन काम करके दे रहा है 70 जूल्स वाला, डेफिनेटली ये ज़्यादा एफिशिएंट है। देखिए, ये कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एफिशिएंसी बार बार आएगी, अभी आगे आएगी, ठीक है। तो ये इसको बात याद रखिएगा, एफिशिएंसी किसके बराबर है, आउटपुट इनपुट। इनपुट वो जो कि आप दे रहे हैं, आउटपुट वो जो कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, इससे बाहर मत निकलिएगा, बस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये आपसे यही जानना चाह रहा है, ये ईटा जो है ना, ईटा, ये एन नहीं है, ये ईटा सिंबल है जो कि एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है कारनोट इंजन की, कि कारनोट इंजन जो है वो भी काम करके देगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कारनोट इंजन जो है वो भी इंजन है, आप उसको हीट देंगे तो वो इंजन आपको काम करके देगा, वर्क डन करके देगा। अब हमें ये देखना है कि अब यहाँ हीट को टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया गया है,
हीट को टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कि आप जो है हीट दे रहे हैं इनपुट, उसके बदले में आउटपुट आपको काम करके दे रहा है। अब जब मैं हीट की ज़बान में बात करता हूँ ना, तो आप बोलते हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि सर आपने हीट बोला कि भाई इतने हीट 100 जूल्स दी है, तो इंजन ने 30 जूल्स हीट वाला काम कर दिया या 70 जूल्स हीट हमें काम करके दे दिया, तब तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं हीट को वर्क के इक्वल कर देता हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं, यार अब बात समझ में। अगर आपसे कहता हूँ कि 30 जूल्स हीट दे रहे हैं आप, तो 100 जूल्स आप हीट दे रहे हैं, तो वर्क डन जो है वो 30 जूल्स का हो रहा है, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, यार ये वर्क डन कहाँ से आ गया। हीट वाली ज़बान तो समझ में आ रही है कि हम इंजन को 100 जूल्स हीट दे रहे हैं, इंजन हमारा जो है वो 30 जूल्स जो है वो वर्क डन कर रहा है, या 70 जूल। बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये भाई वर्क डन और हीट एक ही चीज़ के दो नाम हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वो हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्क डन जो इंजन आपको करके दे रहा है आपकी दी हुई हीट से, तो ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस इसको आसान ज़बान में यहाँ पर ले लें। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर की बात हो रही है, हीट की बात नहीं हो रही। ये जो जगह है ये क्या है, ये TH, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है। अब यार कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, H का मतलब हाई है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी ना। जहाँ पर टेम्परेचर हाई है वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पर ये कोल्ड रिजर्वियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C का मतलब कोल्ड, H का मतलब हॉट, तो ये ठंडा रिजर्वियर है। यहाँ का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो यहाँ पर हीट का अमाउंट कम होगा। तो हीट को हम टेम्परेचर डिफरेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी जगह पे फिर एफिशिएंसी वाला जो फॉर्मूला है, जहाँ आउटपुट और इनपुट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं हीट लिख रहा हूँ यानी कि Q, और यहाँ पर मैं वर्क लिख रहा हूँ यानी कि W। तो इसी Q और W की जगह पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या, TH और TC, है ना। TH भी लिख सकता हूँ, TC भी लिख सकता हूँ। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रिजर्वियर एट हाई टेम्परेचर जहाँ पर हीट ज़्यादा है, रिजर्वियर एट लो टेम्परेचर जहाँ पर हीट कम है। तो मैं इनकी जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ की जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तीसरी को चौथी चीज़, मतलब घूम फिर के बात वही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला कहलाता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट को मैंने पहले हीट कर दिया Q, फिर इसी इनपुट को मैंने TH कर दिया, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर, फिर इसी आउटपुट को मैंने कर दिया वर्क डन, और इसी आउटपुट को, इसी वर्क डन को फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने Q कर दिया, इसी आउटपुट, इसी वर्क डन को मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर। तो जगहें बदल रही हैं। तो यहाँ से इनपुट से हीट बना यानी कि Q, इनपुट से Q बना, Q से हाई टेम्परेचर कर दिया या लो टेम्परेचर भी कर दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर आ जाएगा Q की जगह। और यहाँ पर आउटपुट की जगह पर वर्क डन हुआ, और वर्क डन की जगह पर मैंने ये टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर कर दिया। तो Q ने भी टेम्परेचर की जगह ले ली और वर्क डन ने भी टेम्परेचर की जगह ले ली। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर आएगा या टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर आएगा, यहाँ पर टेम्परेचर TC आएगा, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर आएगा या टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर आएगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी तो इतना आप जान लें कि इसमें हम ये रद्दो बदल कर सकते हैं, इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात वर्क डन के हवाले से ये भी याद रखिएगा, वर्क जो है, आपको याद है आप हीट कितनी दे रहे हैं, 100 जूल्स आप हीट दे रहे हैं। वर्क डन कितना करके दे रहा है आपको, 30 जूल्स का करके दे रहा है।
ऐसी बात है ना। और आपकी हीट जो है ये Q1 हो गई पहली वाली, और ये दूसरी हीट आ गई 70 जूल्स जो है आपका क्या है, वेस्ट। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा कोर कॉन्सेप्ट दोबारा रिव्यू करा रहा हूँ, लेक्चर्स में तो समझा चुका हूँ, दोबारा रिव्यू करा रहा हूँ, ये ज़रूरी है समझना। ये Q1 वो हीट है जो कि आपने दी है, ये Q2 वो हीट है जो कि ज़ाया हो गई, और ये W वो हीट है, ये W वो हीट है, तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लें, ये W ये वर्क डन वो हीट है, वो हीट है जिससे काम लिया है, जिससे काम लिया गया है, इंजन ने काम किया है, वर्क डन किया है, ये आपके काम किया। तो अब यहाँ पर मैं W को क्या कह सकता हूँ, ये W 30 जूल्स का वर्क डन जो है, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, आपने हीट कितनी दी है, Q1 कितना है 100 जूल्स, कितनी ज़ाया हो गई 70 जूल्स। तो आपके पास Q1 माइनस Q2, Q1 कितना है हमारे पास 100 जूल्स माइनस 70 जूल्स, किसके बराबर हो गया 30 जूल्स के, ये आपका वर्क डन आ गया। तो आप वर्क डन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो हीट जो आप दे रहे हैं इंजन को और वो हीट जो कि ज़ाया हो रही है, इसमें से इसको माइनस कर दें, आपको वर्क डन मिल जाए। अब मैं इसको हीट की ज़बान में नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको टेम्परेचर की ज़बान में बोलूँगा इसी चीज़ को। अभी देखें वर्क डन को मैं एक और नाम देता हूँ, वो हीट जो हायर टेम्परेचर से आ रही है TH, अभी देखें Q1 इसके बराबर होगा, वो हीट जो हायर टेम्परेचर से आ रही है, माइनस कर दें वो हीट जो TH मतलब टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, TC मतलब टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर। तो वो हीट जो हायर हॉट रिजर्वियर से आ रही है और वो हीट जो कि कोल्ड रिजर्वियर की तरफ जा रही है, कितनी जा रही है 70 जूल्स, कितनी आ रही है हॉट रिजर्वियर से 100 जूल्स। तो ये जो कोल्ड रिजर्वियर की तरफ जा रही है ये वही है जो कि वेस्ट हो गई हमारी, जो ज़ाया हो गई हमारी, जो Q2 है हमारा, और वर्क डन आपको कितना मिल गया 30 जूल। मतलब वर्क डन देखें 2-3 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अमाउंट ऑफ हीट की मदद से भी कर सकते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये आउटपुट जो मेरा वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट जो मेरा वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह पर क्या यार मैं ये नहीं लिख सकता Q1 माइनस Q2 है, ये W जो है आउटपुट W को रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी के अंदर, तो इसकी जगह पर क्या मैं ये नहीं लिख सकता Q1 माइनस Q2, लिख सकता हूँ ना। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि हॉट रिजर्वियर कोल्ड रिजर्वियर की ज़बान में भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि W जो है वो किसके बराबर है, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर माइनस टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर। इस तरह से भी W को लिख सकता हूँ। तो वर्क डन मैं ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना एफिशिएंसी में कैसे बताऊँगा, मैं ये कैसे बताऊँगा भाई कितनी हीट दी जा रही है, उसके नतीजे में कितना वर्क डन करके दे रहा है इंजन। ठीक हो गया, ये वो चीज़ें थी जो क्विकली मुझे रिव्यू करानी थी, वरना ये प्रॉब्लम तो देखें कोई मसला थोड़ी है, तो मुझे कितनी देर लगेगी इसको सॉल्व करने में, ये वर्कड एग्जाम्पल को, क्योंकि मैं अब ये बता दी ना, अब आगे जितनी वर्कड एग्जाम्पल वाली बातें हैं ना उसमें मैं तफसील नहीं बताऊँगा, ठीक है, जो तफसील मुझे बतानी थी मैंने इसके अंदर ही बता दी। तो एफिशिएंसी जो है वो ईटा से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, और ईटा किसको रिप्रेजेंट करा रहा है यहाँ पर, ये इसके लिए एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला हमारे पास दोबारा से देख लेते हैं। एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला हमारे पास ये कहता है कि आउटपुट जो है उसको आप डिवाइड कर दें इनपुट पे, तो एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आउटपुट जो है वो हमारा क्या है, वर्क डन है, और इनपुट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है Q1 जो आपने दिया था। इसी वर्क डन में से Q1 जो है
ये क्या है, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर इसको मैं कहूँगा, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, TH, ये आ गया TH। और वर्क डन जो है, वर्क डन वो क्या है, हॉट रिजर्वियर में से माइनस कर दें कोल्ड रिजर्वियर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईटा से। अब ये यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर एट TH, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ से, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर, और टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर आ गया। इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि ईटा बराबर हो जाएगा टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर माइनस टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर। ये TH से TH कैंसिल हो गया, तो आपके पास ईटा जो है वो आया 1 माइनस टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर। ठीक हो गया भाई, सारी तफसील देख लें। एफिशिएंसी से शुरू किया है मैंने, एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1, हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड जो इंजन को दी गई है, वर्क डन डिवाइडेड बाय TH, टोटल हीट सप्लाइड जो कि हायर टेम्परेचर से दी गई है, हॉट रिजर्वियर से दी गई है TH। फिर वर्क डन आप जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप हॉट रिजर्वियर के टेम्परेचर को माइनस करेंगे कोल्ड रिजर्वियर के टेम्परेचर से, तब जब आपको वर्क डन मिलेगा। अभी मैंने इससे पहले तफसीलात बताई हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैथमेटिकली इसको यहाँ पर मैं एफिशिएंसी की जगह ईटा ले लूँ तो TH माइनस TC अपॉन TH, और अब जो है इसको अलग अलग करता हूँ यहाँ पर, तो ये TH, क्योंकि ये TH नीचे वाला इस TH के नीचे भी है, ये TH TC के नीचे भी है, तो मैं सिर्फ अलग अलग कर रहा हूँ इसको इस तरह से। तो ये TH से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। ईटा जो है वो बराबर होगा 1 माइनस TC अपॉन TH के। अब इसकी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर इजीली मुझे जो है वो क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की पता चल जाएगी। यहाँ पर ये ईटा बराबर 1 माइनस कितना है, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर 300, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर 500। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ईटा की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, कैलकुलेट की हुई है, ये आपके पास आएगी 0.4। अच्छा, परसेंटेज में एफिशिएंसी देखनी हो आपने, ये नंबर क्योंकि रेशो है ना, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा हो तो परसेंटेज में समझ में आ रहा हो कि हमारा इंजन जो है भाई कितना परसेंट अच्छा काम कर रहा है। आप फिज़िक्स वगैरह नहीं जानते, परसेंटेज सबको समझ में आती है। भाई मेरा इंजन जो है वो, मेरी गाड़ी का इंजन तो 90% अच्छा काम कर रहा है, 90% अच्छा काम कर रहा है, मतलब मैं उसको 100% हीट दे रहा हूँ, 100% मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, तो वो 90% पेट्रोल जो है उससे गाड़ी चल रही है, पेट्रोल मेरा ज़ाया नहीं जा रहा, पेट्रोल मेरा ज़ाया नहीं जा रहा। तो परसेंटेज में भी हो सकता है ना, आम ज़बान में हम बोलते हैं एफिशिएंसी को, तो यहाँ पर सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफिशिएंसी इन परसेंटेज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एफिशिएंसी इन परसेंटेज जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 40%। ठीक है भाई, ये आपका जवाब होगा। वर्कड एग्जाम्पल, (17.2) और ये 17.2 जो है ये तो इतनी घुमाव फिराव वाली है ना, 17.2 जो है ये इतनी घुमाव फिराव वाली है। ये आप देखें ज़रा इसमें बोल क्या रहा है, सर घूम जाएगा आपका, इसके अंदर क्या बोल रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 17.2 इसमें बोल रहा है रेफ्रिजरेटर है एक। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर वाले में उल्टा मामला है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को मैं फ़र्क रखिएगा यार। हीट इंजन जो है उसके अंदर आप हीट देते हैं, इंजन वर्क डन करता है। रेफ्रिजरेटर में उल्टा मामला है, आप इंजन पर वर्क डन करते हैं,
आप रेफ्रिजरेटर पर वर्क डन करते हैं तो वो जो है आपको रिजल्ट देता है। हीट इंजन्स के अंदर तो ये है ना कि आप इंजन को हीट देते हैं तो वो वर्क डन देता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का मामला ये है कि रेफ्रिजरेटर पे आप वर्क डन करते हैं तो वो आपको हीट देता है, चीज़ों से निकाल के आपको हीट देता है। भाई रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा करता है ना, कैसे करेगा चीज़ों को ठंडा? चीज़ों में से हीट को निकाल लेगा, है ना। तो वो जब करेगा रेफ्रिजरेटर, जब आप रेफ्रिजरेटर पर वर्क डन करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के ऊपर, तब जाके वो चीज़ों पे काम करेगा रेफ्रिजरेटर और उनसे हीट को निकाल बाहर करेगा, बाहर एनवायरनमेंट में फेंक देगा और इन चीज़ों को ठंडा कर देगा, जिससे बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज़ों को। या पानी है अगर, तो आप उसको ठंडा करना चाहते हैं तो पानी में से हीट को निकालना पड़ेगा। अब देखें उल्टा मामला, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये वही है अब रेफ्रिजरेटर वाला जिसमें उल्टा मामला हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि सर्टेन रेफ्रिजरेटर है, COP इसका बता रहा है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स में जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं COP। उसने COP आपसे बोला, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी है, COP। ये COP हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नोट कर लें इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ये बात होती है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है रेफ्रिजरेटर की, या एफिशिएंसी जो है वो रेफ्रिजरेटर की, या COP जो है वो रेफ्रिजरेटर की, वो 5 है, ठीक है भाई। 5.00 कर लें या सिर्फ 5 ही रहने दें, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। अब जो है आपने क्या किया है, रेफ्रिजरेटर में आपने पानी को रख दिया है। किस लिए रखा है भाई? ताकि पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए। पानी किस में कन्वर्ट हो जाए? आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो मास है पानी का, वो कितना मास है? पानी का जो मास है वो बता रहा है 500 ग्राम है। ग्राम में मामला चलता नहीं है, आपको पता है किलोग्राम में चाहिए होता है। तो ये 0.5 kg बन जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो कितना है इसका? टेम्परेचर ऑफ वाटर यहाँ पर बोल रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है यहाँ पर? कितनी देर लगेगी? आपसे आसान सी बात पूछ रहा है, टाइम बता दीजिए। कितनी देर लगेगी कि ये 0.5 kg वाटर जो है, ये 500 ग्राम पानी जो है ये आइस में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू आइस, कन्वर्ट इनटू आइस। आपसे टाइम पूछ रहा है, सल्यूशन की तरफ चलें इसके। इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर उसने ये भी बताया है कि अब ऑब्वियस सी बात है, रेफ्रिजरेटर किस पे चलते हैं? बिजली पे चलते हैं। तो उसने बिजली का भी हमें बताया, इलेक्ट्रिसिटी भी बताया है। इलेक्ट्रिसिटी इनपुट, इनपुट इन वाट्स, इनपुट इन वाट्स भी उसने हमें दिए हैं। 500 वाट जो है वो उसने हमें दिए, 500 वाट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है ना, तो वो भी उसने हमें दी है। और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, आइस का टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये बात सही है। अब तसव्वुर में लेके आइए बात कि फ्रिज के अंदर आपने ये पानी रखा है, इस पानी को ठंडा करना है, इस पानी को आइस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रिज क्या करेगा? अभी मौजूदा टेम्परेचर पानी का कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिज भाई यही करेगा कि इस पानी में से, जो पानी आपने फ्रिज में रखा है, डीप फ्रीज़र में रखा है बर्फ़ जमाने के लिए, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? उसमें से हीट को निकालेगा। और जब उस पानी में से हीट निकलती चली जाएगी तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर नीचे आएगा। 20 डिग्री से पानी 19 होगा, 18 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस पानी का टेम्परेचर होते ही वो पानी लिक्विड से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। लिक्विड से आइस बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब पानी में से हीट निकलेगी, पानी में से हीट निकलेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कॉन्सेप्ट याद है आपको?
अब पानी में हीट गई भी तो होगी ना, उसको भी जानना ज़रूरी है। देखें, पानी में से अगर हीट निकल रही है तो इसका मतलब पानी में हीट मौजूद भी है, पानी में हीट मौजूद भी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर मैं बताने लगा, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बड़ा टाइम हो जाएगा इसमें, इसके ऊपर तो अलग वीडियोस बनी हुई हैं। तो बहरहाल ये समझ लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का आसान सा मतलब ये कि पानी के अंदर हीट मौजूद है जो कि आपको निकालनी है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हीट और भी आ जाती है जो कि कन्वर्जन में इस्तेमाल होती है, कन्वर्जन में इस्तेमाल होती है। वो कौन सी है? जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है टेम्परेचर पानी का, 10 डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 0 डिग्री होते ही लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो 20 डिग्री से 0 डिग्री तक क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेटर मुस्तकिल हीट निकाल के उसमें से, पानी में से कहाँ फेंक रहा है? बाहर एनवायरनमेंट में फेंक रहा है। अब जो वर्क डन करेगा रेफ्रिजरेटर उसके ऊपर, आखिरी वाला, जब बिल्कुल लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड वाटर यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनिए, अब जो वर्क डन करेगा रेफ्रिजरेटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अब पानी का तकरीबन होने वाला है, एंड चल रहा है, बिल्कुल क्लाइमेक्स। अब जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन जो करेगा रेफ्रिजरेटर पानी के ऊपर, वो उसमें से हीट निकालने के लिए नहीं करेगा, वो निकल गई, सब की सब निकल गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। अब जो वर्क डन करेगा रेफ्रिजरेटर, उसको वो कन्वर्ट करने के लिए करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए वर्क डन करेगा। अब रेफ्रिजरेटर पानी में से हीट को निकालने के लिए नहीं करेगा। और ये जो वर्क डन होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब दो किस्म के काम हो गए जो कि रेफ्रिजरेटर वर्क उस पर कर रहा है पानी के ऊपर। पहला काम ये कर रहा है, उसमें से हीट को निकाल रहा है जो उसके अंदर मौजूद है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास QC होता है, QC यानी कि लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला ये है, मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C और ये डेल्टा T। ये क्या करेगा? वो हीट जो कि मौजूद है पानी के अंदर, वो इस फॉर्मूले के ज़रिए पता चलेगी आपको। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L स्मॉल f, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है? ये वो हीट है, ये वो वर्क डन है जो कि रेफ्रिजरेटर कर रहा है कन्वर्जन के लिए। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला वर्क है, ये रेफ्रिजरेटर का, ये कन्वर्जन के लिए है। ये जो वर्क डन है रेफ्रिजरेटर का पानी के ऊपर, वो पानी में से हीट को निकालने के लिए है। दोनों का फ़र्क रखिएगा, दोनों का फ़र्क रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब चलते हैं यहाँ पर इसके मसले की तरफ। ये बोल रहा है टाइम बता दीजिए, टाइम। क्या बोल रहा है? टाइम आप बताएं कि वक्त कितना लगेगा, मौजूदा टेम्परेचर ये है। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। दो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, QC भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बता दिया है। दो किस्म के काम जो है रेफ्रिजरेटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पावर जो है वो किसके बराबर है? ये पावर का फॉर्मूला, इसमें टाइम मौजूद है। क्यों पावर का फॉर्मूला? क्योंकि मेरे पास पावर जो है यहाँ पर इनपुट जो है वाट्स में मौजूद है, ये इनपुट है। तो फिर यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ टाइम, ठीक है। तो पावर तो उसने हम मुझे दे दिया है, ये पावर तो उसने मुझे दे दिया है। ये P की जगह पर मैं ये 500 लिख ले आऊँगा, लेकिन मुझे वर्क डन भी तो नहीं पता। चलो, पावर तो उसने दे दिया, पावर इनपुट 500 वाट्स ये आ गया मेरे पास। वर्क डन भी तो नहीं पता, वो कहाँ से फाइंड आउट करें? तो फिर इसके लिए क्या करेंगे?
वर्क डन, फॉर W। अब ये वर्क डन कहाँ से आएगा? ये वर्क डन कहाँ से फाइंड आउट होगा? ये वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए मैं एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि एफिशिएंसी जो है वो किसके बराबर है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसीलिए पहले ही तफसीलात बता दी थी मैंने इसकी। और ये आउटपुट क्या है आपका? वर्क डन। और ये इनपुट क्या है आपका? अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये COP हो जाएगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, COP हो जाएगा। तो COP की बात करें, इसी को K एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, COP को K से। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला जहाँ से आप वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। रुक जाइए भाई, ये रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन नहीं है, दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक मशरिक में जा रहा है, एक मगरिब में जा रहा है। ये गलती नहीं करना है। जब हीट इंजन की बात आए तो ये वाला फार्मूला, ये एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए परफेक्ट है। ऊपर वर्क डन है, नीचे हीट है, ओके। रेफ्रिजरेटर की बात आएगी तो मामला उलट जाएगा। अब आपका मतलब वर्क डन नहीं है, आपका मतलब वो हीट है जो कि निकाल रहा है रेफ्रिजरेटर उस पानी के अंदर से, वो है आपके काम की चीज़। हीट इंजन में वर्क आपके काम की चीज़ है जो इंजन कर रहा है, जबकि रेफ्रिजरेटर में वो हीट आपके काम की है जो कि रेफ्रिजरेटर उन चीज़ों में से निकाल के बाहर एनवायरनमेंट में फेंक रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क रखिएगा। तो अब मैं इसको रिवर्स करूँगा, जब मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँगा, जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की या K की बात करूँगा, एक ही बात है। तो अब मैं उल्टा करूँगा, इस Q को यहाँ और W को यहाँ पर। तो ये K जो है वो बराबर हो जाएगा Q/W। ठीक है भाई, यहाँ से वर्क डन जो है आपको पता चलेगा, यहाँ से वर्क डन आपको पता चलेगा। तो वर्क डन जब आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि आप देखें K या COP उसने आपको दिया हुआ है, ये रहा दिया हुआ है। तो K या COP की जगह पर ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। और Q की जगह पर क्या आएगा? हाँ, Q देखें, मैंने इसीलिए मैंने शुरू में ही सारी बातें बता दी थी कि यार ये Q जो है, ठीक है, ये Q1 और ये Q2, इनको आप ज़रा दूसरे नाम दे दें। इसको जो है वो आप TH का नाम दे दें, ठीक है, टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, और इसको आप TC का नाम दे दें, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर। और यहाँ पर भी ये Q जो है, यही मसला, यही काम करेगा। यहाँ पर ये Q जो है यही काम करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये Q मिलेगा कहाँ से? इसकी बड़ी टेंशन है, ये Q हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। ये रहा Q, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो ये Q जो है वो किसके बराबर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है उसने गिवन नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप याद कर लीजिए वाटर का, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो भी आप याद कर लें, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे कि आपको एवोगैड्रस नंबर याद है ना, उसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23। इसी तरह ये जो है, आप, मेरी नसीहत है, आप इसको याद कर लें, ये बार बार आएगा, परेशान करेगा आपको। ठीक है, तो आप ये पहले ही याद कर लीजिए। ठीक है, ये है 4180, कहीं 4180 लिखा हुआ होता है, कहीं 4186 लिखा हुआ होता है। ये जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये ख़ास तौर पे मैंने आपको बता दिया। C इसकी वैल्यू है 4180 भी होती है, 86, वैसे यहाँ 86 लिखी हुई है तो मैं 86 लिख देता हूँ आपके इसके अंदर। ठीक है भाई, 4186 जूल्स पर किलोग्राम इसका यूनिट है, जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड, जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड है।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर क्यूसी जो है अभी मैं फाइंड आउट करूँगा। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसकी भी पता होना चाहिए आपको, वो है 3.36। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसको भी याद कर लें। 3.36 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम। अब देखें डेटा कितना बड़ा हो गया, COP हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इनपुट इन वाट्स हो गया, QC हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है C, सिर्फ इसकी वैल्यू आ गई इस पूरे फॉर्मूले में, इसकी सिर्फ वैल्यू आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दें, कितना है 4186 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस 20। अब यहाँ पर आपकी जो बुक है ना, इसके अंदर PDF में अगर आप चेक करें ना यार, इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पर हम टेम्परेचर को देखते हैं ना, वो टेम्परेचर हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ हीट हरकत नहीं कर रही भाई, ये रेफ्रिजरेटर है यार, उल्टा, सब कुछ उल्टा मामला है। हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ मामला नहीं हो रहा, बल्कि कोल्ड रिजर्वियर से हॉट रिजर्वियर की तरफ मामला हो रहा है। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकल के रेफ्रिजरेटर के बाहर जा रही है। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो मामला है वो कोल्ड रिजर्वियर है, यहाँ से हीट निकल रही है, बाहर जा रही है हॉट रिजर्वियर एनवायरनमेंट में। तो हीट इंजन्स में ये होता है कि हॉट रिजर्वियर से कोल्ड रिजर्वियर की तरफ हीट जा रही होती है, रेफ्रिजरेटर्स में कोल्ड रिजर्वियर से हॉट रिजर्वियर की तरफ सफ़र होता है, कोल्ड रिजर्वियर से हॉट रिजर्वियर की तरफ सफ़र होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा T यहाँ पर, तो हमें इस बात को जहन में रखना है कि हमारे पास T1 और T2 क्या होता है, क्योंकि ये डेल्टा T फाइंड आउट करने के लिए आप यही करते हैं ना, T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा TH, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना उसने बताया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर हमारे पास कौन सा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें एक और चीज़ का इजाफा हो गया, टेम्परेचर आइस उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है, आइस का, पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और पानी का जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो TH क्या होगा भाई, हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, और TC क्या होगा यहाँ पर, कोल्ड एटमॉस्फेयर, हाई एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 20 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। आपके PDF में जो है वो गलत हुआ है, इसीलिए वहाँ पर PDF में -20 लिखा हुआ है, -20 नहीं आएगा, 20 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर, ये फार्मूला क्या बता रहा है, मास आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, यहाँ पर कितना निकलेगा 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास QC आ जाएगा, QC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या आ रही है आपके पास QC की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास आ रही है 4100 4000 नहीं है, 41,860 जूल्स है इसका जवाब जो है, 41,860 जूल्स है। तो ये QC की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 41,860 जूल। अच्छा मुझे बताइए, क्या कॉमन सेंस की बात, आपका रेफ्रिजरेटर जो पानी से हीट को निकाल रहा है, तो क्या मैंने एक ही हीट की बात बोली थी 20 डिग्री से 0 डिग्री तक,
एक ही हीट चल रही थी? नहीं नहीं, दो किस्म की हीट्स को फेस कर रहा है आपका रेफ्रिजरेटर जो पानी से रिलेटेड है। एक वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली है, 20 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक आ रहा है, 20 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक आ रहा है वहाँ। एक वो हीट है जो कि कन्वर्ट की गई थी, सॉलिड आइस लिक्विड में बनी, लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो कन्वर्जन वाली हीट है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, कन्वर्जन वाली हीट, भाई इसको भी तो टैकल करेगा ना आपका रेफ्रिजरेटर। दोनों हीट्स को निकालेगा नहीं निकालेगा? दोनों को निकालेगा। सिर्फ वो उसी हीट को नहीं निकालेगा जो कि स्टोर हुई हुई है पानी के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, पानी के अंदर सिर्फ उसी हीट को नहीं निकालेगा, बल्कि उस हीट को भी टैकल करेगा जो कन्वर्जन का काम दे रही है, यहाँ पर लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर अब आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसको शामिल करना पड़ेगा इसके अंदर। ये है वो हीट जो कि कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये जो आपने निकाला है इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इजाफा होगा। कितना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 3.36 इंटू 10⁻⁵। और इस तरह QC की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2.09 इंटू 10⁵ जूल्स। ठीक है भाई, अब दोबारा मसले की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर बोल रहा है कितना टाइम लगेगा? टाइम बताइए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर है, उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को आइस बनने में कितना टाइम लगेगा? टाइम आपको पता है सेकंड्स में बताते हैं। ये पावर वाला फार्मूला लगेगा, पावर तो उसने हमें दे दिया, ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन चाहिए। वर्क डन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, एफिशिएंसी वाले फार्मूले से। आउटपुट और इनपुट, आउटपुट जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट हीट सप्लाइड को नॉर्मली जो हमारे पास आ रहा है। रेफ्रिजरेटर की बात आती है तो ये COP कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बराबर है W/Q के। और यही COP इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये COP और K उसने हमें ऑलरेडी दे रखा है। कितना दिया हुआ उसने हमें? 5। और Q अभी हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 2.09 इंटू 10⁵ 2.09 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय ये हमारा वर्क डन नीचे मौजूद। उल्टा सिस्टम है ना, देखिए मैंने आपको बताया। अब W/Q नहीं होगा, Q/W होगा भाई, Q/W। रेफ्रिजरेटर का मामला है, उल्टा है मामला। जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा। अब इस W को यहाँ ले आइए और 5 को यहाँ ले आइए, और आपके पास फिर 20.09 इंटू 10⁵ को आप डिवाइड कर दें 5 से, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा। कितना वर्क डन आ जाएगा? 4.16 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। ये वर्क डन आपके पास आ गई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। वर्क डन हमें मिल गया 4.16 इंटू 10⁻⁴, ये यहाँ पर आ जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁴ आ गया। अब यहाँ T को यहाँ लेके आएँ, 500 को वहाँ लेके जाएं, आप डिवाइड करें, आपको टाइम पता लग जाएगा। कितना टाइम जो है यहाँ पर बताया हुआ सेकंड्स में, मेरे ख्याल 83.4 सेकंड, 83.4 सेकंड ये टाइम, 83.4 सेकंड, 83.4 सेकंड। अब ज़रा टेक्निकल बात सुन लें, एक और गलती मत कीजिएगा उसको लेके। आपका वर्क, आप जो आपका ये जो है आपका क्या है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है
वो सिर्फ उसी के ऊपर काम नहीं कर रहा, वाटर के ऊपर नहीं भाई, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हीट निकल रही है, उनको भी मुंह दे रहा है। आपका रेफ्रिजरेटर सिर्फ उसी हीट को बाहर निकाल नहीं रहा जो कि पानी से हीट निकल रही है, नहीं नहीं, जो हीट पानी में मौजूद है सिर्फ रेफ्रिजरेटर उसी को बाहर नहीं निकाल रहा है, नहीं, वो कंटेनर जिसमें पानी मौजूद है उसमें से भी हीट को निकाल रहा है। इसके अलावा सराउंडिंग में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने उनसे भी हीट को निकाल रहा है। तो कलेक्टिव वर्क कर रहा होता है यहाँ पर, तो उन बाकी सारी चीज़ों की हीट को यहाँ नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर उनकी हीट को भी हम शामिल करेंगे, रेफ्रिजरेटर वो जो पानी जिस कंटेनर में आपने रखा हुआ है उसमें से भी हीट अगर रेफ्रिजरेटर निकाल रहा है तो टाइम पर इतना नहीं लगेगा, टाइम पर इससे ज़्यादा लग जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रेफ्रिजरेटर में से जिसमें से निकाल रहा होता है हीट को रेफ्रिजरेटर, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? आइस के जमने के ऊपर, आइस के बनने के ऊपर। तो ये टाइम वेरिएट करेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, अच्छा, सेल्फ असेसमेंट का पहले ही आपको बता दूं मैं, सेल्फ असेसमेंट जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। सेल्फ असेसमेंट में बात पूरी की नहीं गई, एक ही सेल्फ असेसमेंट इसमें दिया हुआ। अभी तो 17.3 कर लेते हैं, 17.3 जो है इस एग्जाम्पल में आपसे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपसे पूछ रहा है, सीधी सीधी बात आपसे पूछ रहा है, ये बता दीजिए COP, ये बता दें। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर की टेम्परेचर जो यहाँ पर दो हैं, एक हाई टेम्परेचर है TH है और दूसरा टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर है, ये है। अब ये कैसे बताएंगे दोबारा? तो ये हमारे पास TH जो है वो हमारे पास कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और -3.00 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर, टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर। इसको अगर मैं जो है वो केल्विन में लेके आऊँ तो 273 से प्लस करूँगा, 273 से प्लस करूँगा इसको, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 300 और 270, 300 एंड 270। ठीक है भाई, 300 TH जो है वो 300 है। हाँ, ये कह रहा था ना, गलती हो रही, ये 300 बनेगा और ये जो है हमारे पास कितना बनेगा? ये 270 TH हो गया और TC हो गया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, COP किसके बराबर है आपका? COP ये बराबर है टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर और टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वियर माइनस टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वियर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर हॉट रिजर्वियर माइनस टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वियर, ये अब कितना है आपके पास? ये हो गया आपके पास 270। हॉट रिजर्वियर कितना है आपके पास? ये रहा 300, ये हॉट रिजर्वियर वाला, तो ये 300 माइनस 270, ये बनेगा 270 और ये 30 आ जाएगा और ये जवाब आपके पास आ जाएगा 9। तो COP उसने आपसे बोला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बता दीजिए, तो 9 आ जाएगा ये। अब ये TH और यहाँ नीचे TC क्यों आ गया यार? अब ये तो नहीं बता सकता। देखो पिछले अभी इतनी देर मैंने इसी में लगाई है। ठीक है, सेवनटीन 17.4 की तरफ चलते हैं। 17.4 एंट्रोपी आपसे पूछ रहा है 17.4 के अंदर। एंट्रोपी ये 17.4 और 17.5 ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? एंट्रोपी से।
इसमें बोल रहा है चेंज इन एंट्रोपी बता दीजिए। पानी है आपके पास 30 ग्राम, ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और उस पानी और आइस दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब आप बोलेंगे यार ये पानी और आइस दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे आ सकते हैं? भाई स्लाइट सा फ़र्क होता है, बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर जो है ना, जब वो लम्हा जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है या आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट शुरू होनी है, हमारे रीडिंग जो थर्मोमीटर की बताती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, लेकिन स्लाइट सा फ़र्क होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो यहाँ पर 2 टेम्परेचर हमारे पास हैं। आपसे चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है। ये चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मास जो है आपके पास 30 ग्राम है, इसको हम 0.03 किलोग्राम हो जाएगा, ये 0.03 किलोग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, 2 किस्म के टेम्परेचर हमारे पास हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ आइस, कितना है यहाँ पर 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ आइस जो है ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 270 केल्विन ये भी होगा, तो 270 केल्विन ये भी होगा, ठीक है भाई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको चाहिए यहाँ पर 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम, ये जूल्स पर किलोग्राम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 3.36 भी हो सकता है। डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, चेंज इन हीट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए। ये टी जो है ये याद रहे एंट्रोपी की सूरत में ये एवरेज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एवरेज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं दोनों का टेम्परेचर देखूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री, इसका एवरेज टेम्परेचर यही निकलेगा 270, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके लिए मुझे यार पिछली वाली एग्जाम्पल में वही इतनी बड़ी एग्जाम्पल थी, फिर गलती हो गई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, अब मुझे याद आ रहा है, उसमें 0.5 भी तो है, उसको मल्टीप्लाई करना था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। जवाब आपका सही आएगा, ये इत्मीनान रखें। इजाफी चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वर्कड एग्जाम्पल 17.2 जो हमने की है, देखें अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, दोबारा ही आ गया। तो वो कितना था, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हम जो है वो किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना किलोग्राम था उसमें, 500 ग्राम जो हमने कन्वर्ट किया था 0.5 किलोग्राम, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। और मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। खैर ये पीडीएफ में तो सोल्यूशन मौजूद है, आप देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेल्टा क्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, तो डेल्टा क्यू के लिए आपके पास मास चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ। मास कितना है आपके पास 0.03 kg, मल्टीप्लाई करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336,000, ठीक है। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी 100, यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, फिर 100 जूल्स, ये आ गया। इसकी जगह पर आ जाएगा 10080, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 273। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36.92 जूल्स पर केल्विन। ये आ गया चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। 17.5 आखिरी वाली जल्दी से देख लें। सेल्फ असेसमेंट पहले ही बता चुका हूँ, सेल्फ असेसमेंट एक ही दिया गया है, उसका डेटा सही नहीं है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट पे बात नहीं की जा सकती। 17.5 जो है इसमें चेंज इन एंट्रोपी ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मास जो है, पानी का मास उसने आपको दिया है 10 kg, 10 kg उसने दिया है। टेम्परेचर T1 T2 जो है यहाँ पर, जल्दी कर लें यार, मुझे थोड़ा सा स्कूल की देरी हो रही है अभी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
+273 +273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, और ये हो जाएगा 363 केल्विन, 363 केल्विन। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है वो कितना हो जाएगा वो अभी निकालते हैं चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन एवरेज टेम्परेचर चाहिए आपको असल में, ये T चाहिए। यही फार्मूला है ना हमारे पास एंट्रोपी का, T चाहिए, तो T जब भी चाहिए इसका मतलब एवरेज, तो इन दोनों को T1 + T2 जो है इसको आप लेके 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एवरेज वैल्यू जो टेम्परेचर की आएगी वो कितनी आएगी, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 368 केल्विन, 368 केल्विन। इन दोनों को लें, 373 363 प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा मामला किसका है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या करेंगे, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा टी। ठीक है, तो मास कितना है हमारे पास 0.03, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 4180, इसने यहाँ पर लिया है, पहले 86 लिया था, अब 80 लिया है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर अगर दोनों का चेंज निकालें हम तो कितना 10 केल्विन बनता है। ठीक है भाई, 10 केल्विन बनता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4,41,800 जूल्स, ये आ गई आप। ठीक है भाई, अच्छा अब ये यहाँ पर आ जाएगा इस फॉर्मूले में, क्यू की वैल्यू भी आ गई आपको भाई, डेल्टा क्यू, यही फार्मूला यूज़ होगा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा क्यू मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना निकला है एवरेज 368, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 113.5, मेरे पास जो निकल रहा है 113.86 बन रहा है। ठीक है भाई, जूल्स पर केल्विन, ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर। ये पांचों ही एग्जाम्पल भी आपकी वर्क एग्जाम्पल जो है वो हो गई। ठीक है भाई, सेल्फ असेसमेंट एक ही है, वो इतना काम का नहीं है, बहरहाल मुझे बड़ी मिस्टेक हो गई यार, वो 17.2 वाली, ठीक है ना, इतनी बड़ी एक तो एग्जाम्पल थी, वो कहीं ना कहीं वो चोट हो ही गई। बहरहाल आपको फिर बता रहा हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसको आपने मास से मल्टीप्लाई करना है, 0.5 किलोग्राम जो किया था ना उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो अच्छा हुआ अभी मुझे याद आ गया, लेकिन आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे भी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।